माँ सरस्वती आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी। HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर जाकर दोस्तों सर्च करें HPS स्पेस एजुटेक। आपको मिलेगा साथियों जीके एंड जीएस का वो मटेरियल जो एक ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में मिलता है, वैसा ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। अगर साथियों इस बात पर आपको भरोसा नहीं हो तो मैं कोई आपसे पैसे तो ऐंठ नहीं रहा हूं, बस 5-10 मिनट आप इस चैनल पर जाकर के एक वीडियोस देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या इस बंदे की बात में भरोसा या दम है या नहीं। वाकई में साथियों लगे कि इस चैनल पर आने वाली सामग्री ईमानदारी पूर्ण वातावरण के साथ में आपको अवेलेबल हो रही है, तो साथियों सपोर्ट करें इस भाई का, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। बस थैंक यू। चलिएगा साथियों, हम बात कर रहे थे इतिहास में हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो चुका था। आज अपन बात करेंगे मौर्य काल। याद रखिएगा साथियों, मैं आपको फिर कह देता हूं कि HPS एजुटेक चैनल एक ऐसा चैनल है, यूट्यूब पर जाकर आप भले ही सर्च कर लेना। साथियों इस चैनल पर वर्तमान में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी चल रही है, तो इस चैनल पर आपको ये तीनों सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। नहीं हो भरोसा तो एक बार जाकर जरूर चेक करें। देखिएगा साथियों, हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल जो है इसका जो कालक्रम होता है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, यानी साथियों बिफोर क्राइस्ट होता है। अदरवाइज यहां पर कभी कभी आपको 185 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिल जाता होगा, तो आपको डरना नहीं है। साथियों देखो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर ले जा रहा हूं, फिर आपको बात समझाएंगे। देखिएगा साथियों, हम बात करते हैं जब मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य पर सबसे पहला जो राजवंश आता है वो आता है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, और यह साथियों जो वंश है 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक होता है। दूसरा वंश दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम राजा होते हैं नागदशक, और उनकी हत्या करके उन्हीं के अमात्य शिशु नाग जो होते हैं शिशु नाग वंश चलाते हैं। और शिशु नाग वंश जो है साथियों, यह वंश जो है 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक चलता है। दोस्तों शिशु नागवंश का अंतिम राजा होता है नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या करता है मां पद्मनंद, और नंद वंश की नींव डालता है। कौन सी नींव? नंद वंश की नींव डालता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा साथियों एक एक चीज को। 344 से लेकर के इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 322 ईसा पूर्व तक यह नंद वंश चलता है। नंद वंश में 9 राजा होते हैं। 9वां जो अंतिम राजा होता है साथियों वो होता है घनानंद या धनानंद जो भी है। और साथियों उसके समय में उसके दरबार में आचार्य जो चाणक्य हैं, तक्षशिला के प्राचार्य होते हैं, इनके पुरोहित होते हैं, वो रहते हैं साथियों। और ध्यान रखिएगा नंद वंश काफी दोस्तों प्रसिद्धि प्राप्त वंश था। मां पद्मनंद वगैरह ने काफी ढंग के काम किए थे दुनिया के लिए। लेकिन साथियों हुआ यूं था कि नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को जो है अभिमान हो गया था, और उसकी प्रजा जो है उसी से ईर्ष्या करने लग गई थी। और उन्होंने दोस्तों क्या किया, चाणक्य को अपमान कर दिया। तो चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस वंश को जड़ मूल या समूल से नष्ट कर दूंगा। इसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए चाणक्य वहां से साथियों निकल जाते हैं। और साथियों ध्यान से सुनना, आगे चलते हैं जब चाणक्य नेपाल की ओर दोस्तों पिपलीवन गणराज्य के ओर, तो साथियों यह तक्षशिला के प्राचार्य थे, उनको एक दोस्तों बच्चों की टोली में एक खेल खेलता हुआ बालक नजर आता है। और वो खेल क्या था साथियों? राजकिल्लम का खेल होता है। ध्यान से सुनिएगा, राजकिल्लम का खेल होता है। इस खेल का मतलब होता है किले पर आक्रमण करने, किले पर आक्रमण करने का खेल होता है। सामान्य रूप में एक सतोड़िए की तरह होता है साथियों, किले की तरह दीवार की तरह बनाया जाता है और उस पर आक्रमण किया जाता है। ऐसा खेल होता है साथियों। और वो एक शिकारी की टोली में या चरवाहे की टोली में खेल रहे होते हैं। तो उस बालक को साथियों
आचार्य चाणक्य को इस पर गर्व होता है। आचार्य चाणक्य ने सोचा कि यह बालक जो है अगर इसको अच्छी तरीके से ट्रेंड किया जाए तो यह बालक हमारी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता है, और इसीलिए उस बालक को 1000 कासार्पण, ध्यान से सुनना साथियों, कासार्पण मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा कासार्पण। और यह कासार्पण क्या है साथियों? मौर्य काल की मुद्रा है। चांदी के सिक्कों को कासार्पण कहते थे मगध राज्य साम्राज्य में साथियों। मौर्य साम्राज्य में भी यही मुद्रा थी, कासार्पण, चांदी के सिक्के। और साथियों 1000 कासार्पण में इस चंद्रगुप्त मौर्य नामक बालक को खरीद लिया था। ध्यान रहे साथियों, इस बालक को आचार्य जो चाणक्य थे वो तक्षशिला लेकर गए थे। थोड़ी सी जानकारी आपको लगे हाथों तक्षशिला के बारे में देता हूं साथियों। महाजनपद काल में अपन पढ़ते हैं गांधार महाजनपद, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला जो है रामायण के अनुसार माने तो भरत के पुत्र तक्ष ने अपने नाम पर बसाया था। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो हिंदुस्तान का प्रथम विश्वविद्यालय था साथियों। पाकिस्तान में पेशावर, रावलपिंडी के पास में स्थापित था। उस समय पेशावर का नाम पुरुषपुर था साथियों। यह जो विश्वविद्यालय था ये हिंदुस्तान का यानी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विद्यालय के प्राचार्य आचार्य चाणक्य भी थे। इसी विद्यालय में दोस्तों कौशल के राजा प्रसेनजीत है, चिकित्सक जीवक, ऐसे कई महान राजाओं ने शिक्षा प्राप्त की थी। इस विश्वविद्यालय को हूणों के आक्रमण के कारण नष्ट होना पड़ा। हूणों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो और इसी विश्वविद्यालय में फाइयान चीनी यात्री भी आया था जिसने उस विश्वविद्यालय के बारे में एक जानकारी दी थी, चू सो सोले के नाम से ऐसी जानकारी उसने दी थी। फाइयान चीनी यात्री था साथियों, थोड़ा ध्यान रखना है। हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि आखिर मौर्य वंश आया कहां से। तो साथियों उस चंद्रगुप्त मौर्य नामक बालक को ट्रेंड किया गया। इधर दोस्तों नंद वंश के अंतिम राजा थे गणानंद, इधर तो जनता भी परेशान थी। 326 ईसा पूर्व में इसी साथियों धनानंद के समय में सिकंदर महान का आक्रमण होता है, जिसके कारण इसके पश्चिमोत्तर प्रांत में अव्यवस्था फैल जाती है। तो चाणक्य इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए या ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लेकर के सबसे पहले पंजाब राज्य पर कब्जा करवाता है, और धीरे 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 दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद पर कब्जा कर घनानंद को पराजित करके यानी उसकी हत्या कर दी गई, और साथियों मौर्य वंश की नींव डाली जाती है इसी मगध साम्राज्य में। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगला जो वंश आता है ना साथियों वो आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश और दोस्तों केंद्र जो होता है ना वो 322 से लेकर के 184 185 ईसा पूर्व में चलता है। ध्यान से सुनना, यह मगध साम्राज्य पर ही शासक था। ध्यान रहे साथियों मुख्य केंद्र मगध ही था। भारत का सबसे केंद्रीयकृत अगर आपको शासनकाल या वंश पूछ ले तो मौर्य वंश ही है। हिंदुस्तान के राष्ट्र निर्माता अगर पूछ ले या प्रथम साम्राज्य विस्तार तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश को ही कहा जाता है। दोस्तों पहले मगध साम्राज्य का जो शासक प्रदेश था विंध्याचल पर्वत से उत्तर में ही था, लेकिन महापद्मनंद ने दक्षिण तक इसको फैला दिया था और मौर्य काल में संपूर्ण भारत पर केंद्रीयकरण हो गया था। तो प्रांतों के एकीकरण की पहली बार नींव जो है वो भी मौर्य वंश में ही पड़ी थी, और केंद्रीयकरण सबसे शक्तिशाली निरंकुश केंद्रीयकरण शासन व्यवस्था मौर्य वंश की ही थी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए अब देखते हैं, अपन बात करते हैं भाइयों। तो यह इस प्रकार आता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश में साथियों मैं थोड़ी सी पहले आपको समझा देता हूं। मौर्य वंश में 3-4 मुख्य शासक होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये पहले शासक थे ही। इनका शासनकाल जो है साथियों लगभग रहता है हमारे, ध्यान रखना, 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में साथियों बिंदुसार इसी के पुत्र आते हैं, बिंदुसार, ध्यान रखना। इसके बाद में अपन अशोक भी तो पढ़ते हैं, अशोक पढ़ते हैं साथियों।
ये भी अपन थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 298 से दोस्तों 273 तक रहते हैं, ध्यान रखना। फिर बताया जाता है कि 4 वर्ष तक अशोक को शासक बनने के लिए अपने बड़े भाई जैसे सुसीम है, सियामक है, उनसे संघर्ष करना पड़ा था। इस प्रकार बताया जाता है कि 269 के लगभग जो है ये शासक बनता है अशोक। फिर इसके बाद में साथियों दशरथी संप्रति ऐसा करके आता है, अंतिम मौर्य राजा होता है वृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं, शुंग वंश की नींव पड़ती है। तो ये थोड़ा पृष्ठभूमि था। अब साथियों अपन देखो, सबसे पहले यह तो हुई पृष्ठभूमि। अब साथियों इसको मौर्य काल के बारे में जानकारी कहां से मिलती है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सुनिएगा, मौर्य काल की जानकारी 2 स्रोतों से मिलती है। एक तो है साथियों साहित्यिक स्रोत और एक है साथियों पुरातात्विक स्रोत है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में साथियों क्या है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, अभिलेख। यही बात, अभिलेख। तो अभिलेख देखिए साथियों, हम एक एक पर बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे तब। अभिलेख में सबसे पहले मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख मिलते हैं, जिनमें 2 अभिलेख प्रमुख है साथियों। एक तो जो अभिलेख है वो हमारा ये जो है देखो बोगरा का अभिलेख जो है साथियों बांग्लादेश में है। एक साथियों महास्थान का जो अभिलेख है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिलता है। इसी प्रकार सम्राट अशोक महान के जो अभिलेख है वो तो बहुत संख्या में ज्यादा है, 14 शिलालेख मुख्य रूप से है ये जी, जो 8 जगहों से मिले हैं। इसी प्रकार जूनागढ़ के अभिलेख जो है हालांकि मौर्य काल का नहीं है, लेकिन उसमें भी अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। स्तंभ लेखों से मिलती है, मृद भांडों से भी प्राप्त होती है, गुहा चित्र यानी गुहा चित्रों के माध्यम से भी प्राप्त होती है। तो ये तो थे पुरातात्विक सोर्स। इसके अलावा साथियों साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में थोड़ी जानकारी रखें साथियों। साहित्यिक स्रोत देखिएगा, साहित्यिक स्रोत में अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं, साहित्यिक स्रोत देखिए साथियों, पूरी जानकारी साथियों, मौर्य काल कोई छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको साथियों अगर पढ़ाने लग जाए तो सामान्य रूप में कम से कम 10 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 या 4 वीडियो में आपको अवेलेबल करवाऊंगा, 2-2.5 घंटे का वीडियो बनेगा। तो आप थोड़ा भरोसा रखिएगा और ईमानदारी से सुनिए, सुनने पर ज्यादा ध्यान दें लिखने की बजाय। साथियों जैसे मैं साहित्यिक स्रोत की बात करूं तो देखो, सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की मैं बात करता हूं, तो ब्राह्मण साहित्य में भी इनकी जानकारी मिलती है। जैसे वायु पुराण व विष्णु पुराण जो है, वायु पुराण व विष्णु पुराण में मौर्यों को क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। क्या बताया गया है साथियों, शूद्र। यानी वायु पुराण व विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जिनमें साथियों इनको शूद्र माना गया है। इसी प्रकार ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य में भी जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में दोस्तों देखो, ये ब्राह्मण साहित्य जो साथियों संस्कृत भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखना। अब जो है उसके बाद में साथियों आपको पता है बौद्ध काल आता है, तो बौद्ध काल और जैन काल इनमें भी जानकारी मिलती है। जैसे देखिएगा बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में था साथियों, बौद्ध साहित्य पहली बात तो पाली भाषा में था। और ये जो है इसमें कई ग्रंथ है जिनमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊं दिव्य वदान ग्रंथ में भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में साथियों इनको क्षत्रिय माना गया, क्या माना गया है, क्षत्रिय माना गया है मौर्यों को, ध्यान रखना। इसी प्रकार दोस्तों आर्य मंजूश्री मूल कल्प, यह एक ग्रंथ है, ध्यान रखना, मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथ है। यह साथियों प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे लंबी जानकारी देने वाला ग्रंथ माना जाता है। बताया जाता है कि यह मौर्य काल के पहले से लेकर के हर्षवर्धन के बाद तक की जानकारी देता है। यह बौद्ध ग्रंथ है साथियों, यह भी ध्यान रखना, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। इसी प्रकार साथियों एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। आपको बता देता हूं साथियों यह मिलिंद पन्हो है क्या। यूनानी शासक दोस्तों मिनेंडर आए थे, और मिनेंडर और एक बौद्ध भिक्षु थे भारत के नागसेन, इन दोनों के बीच में आपस में वार्तालाप होता है। इसी वार्तालाप की जानकारी को इसमें डाला गया है। तो साथियों यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो ये तो थे साथियों बौद्ध ग्रंथ। इसी प्रकार ध्यान रखना श्रीलंका में साथियों सुनकर लिखे जाने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको अनुश्रुति कहते हैं। तो श्रीलंका में साथियों 2 अनुश्रुतियां मिलती है, बौद्ध साहित्य से संबंधित है, जिन्हें अपन कहते हैं दीपवंश व महावंश कहते हैं। इनकी भी जानकारी
मौर्यकालीन मिलती है साथियों। तो आप इतना जरूर, क्योंकि साथियों मैं आपको बताऊं, सम्राट अशोक मौर्य के समय आपको पता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। श्रीलंका में तो राजा तीस के समय में यह अपने अशोक स्वयं अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संमित्रा को भेजते हैं। तो इसलिए मौर्य काल की जानकारी इस बोध ग्रंथों में मिलती है, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब साथियों देखो, जैन साहित्य की बात करें अपन, तो जैन साहित्य में कितनी जानकारी मिलती है मौर्य काल की, उसके बारे में देख लेते हैं। जैन साहित्य देखिएगा, जैन साहित्य को तो हालांकि आगम साहित्य कहते हैं, लेकिन वो एक अलग है साथियों। देखो, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था, पहले तो ये ध्यान रखना प्राकृत भाषा में था। जैन साहित्य में भी कई ग्रंथ है साथियों जिनमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य में ध्यान रखना बात दोस्तों, पिपलीवन गणराज्य का, पिपलीवन गणराज्य के क्षत्रिय माना है इनको, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। जैन साहित्य जो है ना साथियों क्षत्रिय माना है, और वो भी पिपलीवन गणराज्य का माना है। पिपलीवन दोस्तों नेपाल में पड़ता है, यह भी ध्यान रखना। यानी मौर्यों को जैन साहित्य में पिपलीवन गणराज्य के क्षत्रिय माना गया है, और साथियों पिपलीवन पड़ता है नेपाल के तराई क्षेत्र में, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथियों इनमें ऐसे कई ग्रंथ हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक साथियों देखो त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरितम ग्रंथ है, पुरुष चरितम, यह ग्रंथ है साथियों त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरितम ग्रंथ है किसका? एक जैन मुनि हुए साथियों इतिहासकार, जिनका नाम है जैन हेमचंद्र सूरी का ग्रंथ है साथियों। इस ग्रंथ का एक भाग है साथियों जिसे अपन कहते हैं परिशिष्ट पर्वन, ध्यान से सुनना, परिशिष्ट पर्वन कहते हैं। इस ग्रंथ में भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है, याद रहे साथियों। इसी प्रकार ध्यान रखना, भद्रबाहु का साथियों एक ग्रंथ है कल्पसूत्र, भद्रबाहु का है कल्पसूत्र, उसमें जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है भाई, आपको बता देता हूं कि भद्रबाहु के कल्पसूत्र में क्यों मिलती है। अरे भाई साथियों, आपने पता होगा, बार बार पढ़ते हो कि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार करके स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक दक्षिणी भारत में चले जाते हैं, और संलेखना प्रथा जो जैन धर्म में होती है साथियों, उसको अपना करके, यानी अंजल त्याग करके भूखे रहकर प्राण त्यागने की प्रथा होती है जैन धर्म में, उस प्रथा के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य प्राण त्यागते हैं। तो उसी भद्रबाहु ने तो कल्पसूत्र ग्रंथ लिखा है, इसलिए इसमें जानकारी मिलती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह मुख्य जानकारी आप जैन ग्रंथों के माध्यम से क्षत्रिय माना है इसको। चलिए अब साथियों देखो, कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो आम भाषा में लिखे गए थे, जैसे मैं आपको बात करूं, ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे सुनिएगा, अगर मैं बात करूं तो एक ग्रंथ है साथियों वृहत कथा, जो प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। यह वृहत कथा गुणाढ्य की है, गुणाढ्य नामक इतिहासकार थे साथियों, इसकी यह पुस्तक है वृहत कथा। इस पुस्तक में साथियों क्या है, ध्यान से सुनना, इस पुस्तक में मौर्यों को शूद्र माना गया है, निम्न कुल का माना गया है। प्राचीन पुस्तक यह वृहत कथा है साथियों, ध्यान रखना, मौर्यों को शूद्र माना गया, कई पर साथियों नंद वंश से संबंधित बताया गया, तो इसमें शूद्र माना गया। इसी पुस्तक को आधार मानकर दोस्तों अनेक इतिहासकारों ने क्या लिखी, ग्रंथ लिखे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ग्रंथ लिखा साथियों विशाख दत्त ने लिखा, 3 ग्रंथ लिखे विशाख दत्त ने, ध्यान से सुनिएगा साथियों, आराम से समझना है। सबसे पहले इन्होंने लिखा मुद्रा राक्षस, तो यह ग्रंथ आपको कभी कभी पूछ ले जाता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसी की है। इस प्रकार एक लिखा दोस्तों देवी चंद्र गुप्तम, और एक दोस्तों अभिसारी का वंचित, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। यह 3 ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारी का वंचित, यह विशाख दत्त का है, इसी गुणाढ्य की पुस्तक को आधार मानकर लिखा है। तो आप मुझे बताइए, गुणाढ्य की पुस्तक को आधार मानकर लिखा है, इस पुस्तक में साथियों शूद्र माना गया, निम्न कुल का, तो क्या आप मुझे बताइए इसमें साथियों क्या उच्च कुल का माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसी में तो निम्न कुल का माना जाएगा। अब समझना साथियों एक एक बात को, यह विशाख दत्त जो था, यह दोस्तों 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन के समय से संबंधित है, 7वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखता है। इस मुद्रा राक्षस में क्या है, मौर्यों की जानकारी देता है संपूर्ण, और ध्यान रखना मौर्यकालीन जानकारी जो है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलती है। और इस ग्रंथ में विशाख दत्त ने क्या कहा है कि मौर्य जो है शूद्र जाति के निम्न कुल के थे। और इसी मुद्रा राक्षस ग्रंथ में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है वृष
वृषल, वृषल का मतलब होता है कुलहीन, यानी आपका कोई कुल नहीं है। तो वृषल शब्द का प्रयोग इसी मुद्रा राक्षस पुस्तक में किया गया। लगे हाथों गंगा नदी में हाथ धो लेते हैं साथियों देवी चंद्रगुप्त। और देखना ये मुद्रा राक्षस दोस्तों क्या है, एक नाटकीय ग्रंथ है, जासूसी नाटकीय ग्रंथ है, ध्यान रखना। प्राचीन भारत का पहला जासूसी नाटकीय ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में किसी भी महिला का किरदार नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये तीनों नाटकीय ग्रंथ ही है। ये दोस्तों देवी चंद्रगुप्त इसमें महिला का किरदार है। यह गुप्त काल की जानकारी देता है, गुप्त काल की जानकारी देता है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 3 ग्रंथ ये हो गए विशाखदत्त के, इसी पुस्तक पर आधारित है। इसी पुस्तक को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आगे एक पुस्तक आई वृहत कथा मंजरी। ध्यान से सुनना भाइयों, वृहत कथा मंजरी, ध्यान रखना। वृहत कथा तक तो यही है, लेकिन पीछे जोड़ दिया मंजरी। और यह साथियों पुस्तक है क्षेमेंद्र की। किसकी है भाइयों? क्षेमेंद्र की पुस्तक है। ध्यान से सुनना, क्षेमेंद्र की पुस्तक है वृहत कथा मंजरी। इसमें भी शूद्र बताए गए नंद वंश से संबंधित किया है। इसी प्रकार एक ग्रंथ और आया दोस्तों कथा सरित सागर। ध्यान से सुनना, कथा सरित सागर भी ग्रंथ है जो सोमदेव सूरी का ग्रंथ है। किसका है भाइयों? सोमदेव सूरी का ग्रंथ है। इसमें भी क्या है, यही जानकारी दी गई है। तो यह तो बातें हैं साथियों साहित्यिक स्रोत में थोड़ी। अब मैं बताऊं दोस्तों, आपको पता है नंद वंश के समय में क्या होता है, गजानन के समय सिकंदर मान का आक्रमण होता है। सिकंदर मान एक यूनानी थे और उसका सेनापति 2 थे। एक तो साथियों था सेल्यूकस निकेटर। ध्यान से सुनना, सेल्यूकस निकेटर थे। और सेल्यूकस निकेटर जो थे वो स्थल सेना के सेनापति थे। और दोस्तों एक था नियार्कस। नियार्कस सेनापति जो था, नियार्कस जो था यह साथियों जल सेनापति था। यानी सिकंदरमान के पास में 2 सेनाएं थी, जल सेना और स्थल सेना। तो जल सेना का सेनापति नियार्कस था, सेल्यूकस निकेटर स्थल सेना का सेनापति था। ध्यान से सुनना, तो ये यूनानी इतिहास का थे साथियों, यूनानी व्यक्ति थे। तो इनके समय में भी कुछ यूनानी इतिहासकारों ने भी इतिहास का बताया है मौर्यकालीन। हालांकि दोस्तों देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, श्रीलंका में दीपवंश में महावंश अनुश्रुतियां मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों तिब्बत में तारानाथ दलाई लामा थे। दलाई लामा एक उपाधि होती है। तारानाथ ने कंग्यूर तंग्यूर ग्रंथ बताए, कंग्यूर तंग्यूर। इसमें भी साथियों क्या है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार तमिल साहित्य में दोस्तों एहनानुरु और मुर्नानुरु में भी जानकारी मिलती है, मुर्नानुरु में भी जानकारी मिलती है। तो ऐसे कई दोस्तों ग्रंथ हैं जिनमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। हम थोड़ी सी यूनानी साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, क्या कौन कौन से हैं, जैसे देखिएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था साथियों मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। इस पुस्तक में भी अपने को मौर्य काल की खूब जानकारी मिलती है। तो जैसे साथियों मैं एक एक बार बताऊं, ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं। मौर्य काल में ये पुस्तक मेगस्थनीज जो इंडिका, देखो इंडिका 2 है साथियों। एक यूनानी इतिहास का था एरियन, उसने भी एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिन्हें एरियन इंडिका के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है बिब्लियोथिका, बिब्लियोथिका इंडिका। यह ध्यान रखना, बिब्लियोथिका इंडिका नाम है इस पुस्तक का है, वो एरियन इंडिका कहलाती है। लेकिन यह जो इंडिका है वो मेगस्थनीज की है। थोड़ा ध्यान से सुनना साथियों, वर्तमान में इंडिका पुस्तक अवेलेबल नहीं है। इसकी जानकारी जो है प्रवर्ती यूनानी इतिहासकारों के द्वारा अवेलेबल करवाई गई थी। याद रहे इंडिका से हमें काफी जानकारी मिलती है। जैसे मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को साथियों मेगस्थनीज ने क्या कहा है, पोलीब्रोता। ध्यान से सुनना, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा है। जबकि इस पाटलिपुत्र का नाम जो है कुसुम ध्वज भी मिलता था, लेकिन मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पोलीब्रोता कहा। इसी प्रकार साथियों इसने बताया कि यहां पर शिव जी की पूजा होती, शिव की, और शिव के लिए दायोनिसस शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? दायोनिसस शब्द का प्रयोग किया। मथुरा के लिए साथियों, मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, तो उसके लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया। हेराक्लीज यानी उसने कहा कि मथुरा में हेराक्लीज की पूजा होती है, इसका मतलब कृष्ण को हेराक्लीज नाम दिया। इसी प्रकार साथियों यह जो है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा नहीं थी। साथियों ध्यान रखना, मेगस्थनीज कहता है दास प्रथा नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि दास थे। दास कई प्रकार के थे, जैसे अहितक दास, ये अस्थायी दास होते थे। दाई जात दास, दासियों के जो पुत्र होते वो दाई जात दास कहलाते। युद्ध में जीत कर लाए गए जाते थे वो दोस्तों ध्वजाहत दास कहलाते थे। इस प्रकार कई दास होते थे, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों। तो मेगस्थनीज कहता है अपनी पुस्तक में कि
साथियों प्रजा राजा की प्रजा जो थी वो सुखी थी और शासक जो थे काष्ठ के महल बनाकर रहते थे। जैसे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का एक काष्ठ का महल बताया गया है पाटलिपुत्र में, जिनको फाइयान जब चीनी यात्री आया तो उसने कहा कि यह महल देवताओं के द्वारा निर्मित है या देवदूतों के द्वारा निर्मित है। इसी प्रकार नरक नाम से साथियों सम्राट अशोक के पाषाण का महल भी उसने जानकारी दी है। तो यह थोड़ा ध्यान रखना। मेगस्थनीज ने ही अपनी इस पुस्तक इंडिका में बताया साथियों कि यह जो समाज है 7 वर्गों में विभक्त था और जो प्रशासन चलाने के लिए समितियां बनी हुई थी 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी। यह पुस्तक मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। चलिए, यह मेगस्थनीज इनका राजदूत था। 305 ईसा पूर्व में दोस्तों भारत आता है और लगभग 15 साल यानी कि यहां पर निवास करता है और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हम आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है और उसमें यह भेजा था, ध्यान रखना। चलिए, अब दोस्तों ये एरियन की इंडिका बिब्लियोथेका भी ध्यान रखना। दूसरी बात करूं साथियों तो देखना इस और भी ग्रंथ है, जैसे साथियों जैसे देखो अपन बात कर रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री, एक पिल्ली की पुस्तक है दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री, यह भी थोड़ा ध्यान रखना। नेचुरल हिस्ट्री यह पिल्ली का ग्रंथ है, इसमें भी भारतवर्ष की जानकारी मिलती है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। इसी प्रकार दोस्तों स्ट्रेबो ने ग्रंथ लिखा था, ये स्ट्रेबो इसी समय था, स्ट्रेबो ने लिखा था ज्योग्राफिया एनसाइक्लोपीडिया, इसमें भी भारतवर्ष की जानकारी मिलती है और मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो ये इतने तो थे हमारे साहित्यिक स्रोत। अब दोस्तों हम बात करेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, थोड़ी सी बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। अब चाणक्य के बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चाणक्य जो है इनका मूल नाम तो था विष्णुगुप्त, ध्यान से सुनना, मूल नाम विष्णुगुप्त था और यह साथियों अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी द्विज धृत ऐसा कुछ नाम से कहते थे, यानी ब्राह्मण बताते थे, ध्यान रखना। मूल नाम विष्णुगुप्त था दोस्तों। इनके पिताजी का नाम था चणक, इसीलिए इनको चाणक्य कहा गया। कुटिल नीति के कारण साथियों इसको कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, यह ध्यान रखना। इन्होंने साथियों एक पुस्तक लिखी, यह पुस्तक क्या थी साथियों, क्योंकि चाणक्य ने स्वयं अपने बलबूते पर साथियों मगध साम्राज्य को खड़ा करवाया, यानी कि मौर्य वंश के लिए तैयार करवाया। तो इन्होंने साथियों राजनीति व प्रशासन से जुड़ी हुई एक आचार संहिताओं के नियमबद्ध किए और इसको एक ग्रंथ में डाला गया, इसी को अर्थशास्त्र के नाम से जाना गया। साथियों अर्थशास्त्र में केवल राजनीति व प्रशासन से संबंधित ही जानकारी नहीं मिलती है, यह तो केवल केंद्र बिंदु था, मुख्य रूप से इसी पर थी। बाकी इसमें राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर प्रकार की जानकारी अवेलेबल होती है। साथियों सुनिएगा, यह अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है सबसे विस्तृत जानकारी देता है। पहली बात तो ध्यान रखना, चाणक्य साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के महामात्य यानी कि प्रधानमंत्री थे और थोड़ा समय बिंदुसार के लिए भी रहे। फिर बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री जो है खल्लाटक को बनाया जाता है, ध्यान रखना। सम्राट अशोक के समय राधा गुप्त बनता है, तो अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ध्यान रखना। यह अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह मुख्य रूप से राजनीति व प्रशासन से संबंधित है। पहली बात तो यह ध्यान रखना, राजनीति व प्रशासन से संबंधित है। इसके राइटर जो है वो चाणक्य है ही है, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। तो आखिर है क्या इस पुस्तक में साथियों, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, इसमें साथियों 15 अध्याय है, 15 अध्याय ये ध्यान रखना, और जिसको अपन अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? अधिकरण कहते हैं। याद रहेगा साथियों, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कहां जाओगे आप। आपके पास में दूसरा ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि सपना तो आपने वहां का देखा है पहुंचने के लिए कि आप खड़े हो जाओ तो दुनिया खड़ी हो जाए, ऐसा सपना तो आपने देख लिया। तो ऐसे सपने को साकार करने के लिए दोस्तों एक ही विकल्प होता है, हार्ड वर्किंग करना। बाकी तो आप आपके सामने देख रही हो क्या हो रहा है आज की जिंदगी में। तो दोस्तों 15 अध्याय यानी 15 अधिकरण थे। इसको दोस्तों आगे चलकर उप अध्याय में बांटा गया। तो 180 उपाध्याय थे, उपाध्याय, जिनको दोस्तों प्रकरण कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाइयों? प्रकरण कहा गया। चलिए कोई बात नहीं। इसमें साथियों कहा गया कि राज्य के जो मुख्य उच्च अधिकारी होंगे वो तीर्थ कहलाएंगे। क्या होगा? राज्य के जो मुख्य उच्च अधिकारी होंगे उनको तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और तीर्थों की संख्या कितनी बताई मेरे भाइयों? 18 बताई। 18 तीर्थ। मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा साथियों, वापस सुन लेना। तीर्थ का मतलब होता है
तत्कालीन राज्य के मुख्य उच्च अधिकारी। चलिए फिर साथियों, मुख्य प्रशासन को इन्होंने विभागों में बांटा और विभाग के जो मुखिया होते उसको अध्यक्ष कहा गया। तो अध्यक्षों की संख्या कितनी थी साथियों? 26। कितनी थी मेरे भाइयों? 26 थी। फिर साथियों इन्होंने इसमें प्रशासन पर जानकारी बताई गई। तो इसमें कहा गया कि जो कर थे वो 23 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। यह भी ध्यान रखना, 23 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, युद्ध के समय जो लिया जाने वाला आपातकालीन कर होता था उसको परण्य कहते थे। यह थोड़ा ध्यान रखना, परण्य एक बहुत प्रसिद्ध कर था जो युद्ध के समय आपातकालीन कर लिया जाता था। लेकिन 23 प्रकार के कर इनका उल्लेख मिलता है। इसमें साथियों टोटल 6000 श्लोक है। क्या है मेरे भाइयों? 6000 श्लोक है। इसमें ध्यान रखना, अर्थशास्त्र पुस्तक में। समझ में आ गई बात? अब देखना दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक का जो 6वां अध्याय है, भाग है, इसमें साथियों एक राज्य के अंग के बारे में जानकारी मिलती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि आचार्य चाणक्य के 4-5 बातें दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात तो आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक राजा को अपने मंत्रियों की नियुक्ति करके अपने कार्य में सहायता लेनी चाहिए ताकि कार्य अच्छी तरीके से हो सके। दूसरी बात उन्होंने कहा था साथियों कि अगर सम्राट दरबार में बैठा हो, सम्राट दरबार में बैठा हो और साथियों बाहर प्रजा अगर उनके न्याय के लिए इंतजार कर रही हो तो सम्राट को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि दोस्तों प्रजा का हित ही सम्राट का मुख्य काम है और जब प्रजा सुखी है तो राजा स्वयं सुखी होगा। चौथी बात उन्होंने कहा था साथियों कि एक पुरुष कितनी भी शादियां कर सकता है, महिलाओं का तो काम ही संतान पैदा करना है। यह बात भी उन्होंने कही थी। पांचवी बात दोस्तों उन्होंने कहा था कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, यह अर्थशास्त्र में मिलता है दोस्तों। साम का मतलब है उसको समझाओ बुझाओ, दाम का मतलब है अर्थ, पैसे देकर काम चलाओ, दंड का मतलब है सजा देकर काम चलो, ऐसे भी नहीं माने तो फूट डालो, राज करो, भेदभाव की नीति अपनाओ। यह भी अर्थशास्त्र में मिलता है। हर जानकारी लिखवाऊंगा नहीं मेरे भाइयों, ध्यान से सुन लेना, यह जानकारी भी इसी में मिलती है। इन्होंने दोस्तों राज्य की तुलना जो एक मानव के शरीर से की और जिस प्रकार मानव के बॉडी पार्ट्स होते हैं इसी प्रकार उन्होंने कहा कि राज्य के भी 7 अंग होते हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया। और साथियों साप्तांग सिद्धांत कहां पर मिलता है? 6वें अध्याय में मिलता है। क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि दोस्तों राजा, यानी जिस प्रकार व्यक्ति का सिर होता है उसी प्रकार राज्य का स्वामी जो होता है वो राजा होता है, पहला अंग ये। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने कहा कि मंत्री होने चाहिए कार्य करने के लिए, मंत्री। तीसरी बात उन्होंने कहा कि दोस्तों राजा शासन किस पर करेगा? वो जनता तो होनी चाहिए, राज्य होना चाहिए, प्रजा होनी चाहिए। तो तीसरा अंग ये हो गया। चौथा साथियों प्रजा से कर वसूले और जनता के लिए जो काम करे वो किससे करेगा? पैसों से करेगा, तो उसके लिए कोष यानी खजाना होना चाहिए। फिर उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो 5वां दुर्ग बताया। और 6वां जो है साथियों ये जो है इसमें बात कही गई, मेरे दिमाग से मिस हो गया, ध्यान रखना। 7 अंग जो बताए थे राजा के साथियों, तो इस प्रकार जो है दुर्ग है, खजाना है, हाँ साथियों सेना होनी चाहिए, दंड देने के लिए सेना होनी चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 अंग इस आचार्य चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में जानकारी मिलती है। तो यह तो था साथियों सप्तांग सिद्धांत के बारे में और अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में, ध्यान रखना। अब अपन बात करें साथियों तो देखो आगे थोड़ी सी जानकारी आपको रखता हूं, अगला पार्ट जो आएगा उसमें अपन और बात करेंगे। सबसे पहले शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं साथियों। और इनकी मृत्यु जो है मैं आपको बता दिया, भद्रबाहु से दीक्षा लेता है। और दोस्तों इनकी मृत्यु जो है ना वो साथियों स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में होती है 298 ईसा पूर्व के लगभग। और साथियों सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईसा पूर्व के लगभग युद्ध किया था और युद्ध में जीत गए। तो इन्होंने साथियों एक संधि हुई, इस संधि के तहत इन्होंने 500 हाथी प्राप्त किए, ये राजदूत सेल्यूकस निकेटर, और 4 क्षेत्र मांगे थे सेल्यूकस निकेटर से, जिसे अपन कहते हैं हेरात है, कंधार है, काबुल है और बलूचिस्तान का जो मकरान तट है, ये 4 प्रदेश इन्होंने मांगा था और इनको मिले थे। इनकी दोस्तों एक पुत्री थी जिसे अपन
कार्डेनिया या ध्यान रखना हेलना कहते हैं। यूनान में इसे मेटेरा भी कहते हैं, ध्यान रखना साथियों। ये जो है ना, ये इनसे विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दो बातें ध्यान रखना। सबसे पहले तो हिंदुस्तान का सम्राट, जो राष्ट्र निर्माता पहला जो माना जाता है वो यही चंद्रगुप्त मौर्य है। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इसी ने किया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। हेलना के साथ में किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पास में दोस्तों जल सेना और स्थल सेना दोनों थी, ध्यान रखना। यह चंद्रगुप्त मौर्य ही वो शासक था जिसने संपूर्ण भारत में केंद्रीयकरण की नींव डाली थी। बताया जाता है दोस्तों, यूनानी इतिहासकार बताते हैं, जैसे दोस्तों ये हमारा जो है जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में दोस्तों एक सेना जो थी एक डाकुओं के गिरोह के समान थी, जिससे पूरे भारत को रौंद डाला। इसी प्रकार प्लूटार्क कहता है कि लगभग 6 लाख के बराबर सेना थी जिसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी है। और दोस्तों इसी का पुत्र होता है बिंदुसार। अगले वीडियो में और अपन डीपली जानकारी प्रदान करेंगे। भरोसा रखिएगा इस बंदे पर। और साथियों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।